हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने केवल आम्लक रसायन के बारे में वर्णन किया था। अब हम रसायन पाद तृतीय का अगला भाग आज कंप्लीट करेंगे। तो अगला जो रसायन आचार्य ने बताया है वो है लोह आदि रसायनम, यानी कि अगला रसायन का नाम आचार्य ने दिया है लोह आदि रसायन। अब ये लोह आदि रसायन के लिए आचार्य ने बताया है तिरफलाया रसे मूत्रे गवाम क्षारे च लावणे क्रमेण च इंगुदी क्षार किंसुक क्षार एव च तीक्ष्ण अयस्य पत्राणि वहिग्नि वर्णानि साधयेत चतुर अंगुल दीर्घाणि तिलोत्सेद तनुनी च। यानी सबसे पहले आचार्य ने क्या कहा है, तीक्ष्ण अयस पत्र लेना है। तीक्ष्ण अयस का यानी कि लोह का, तीक्ष्ण लोह का पत्र लेना है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज उसका प्रमाण क्या होना चाहिए, ये आचार्य ने यहाँ बताया है चतुर अंगुल दीर्घाणी, यानी कि चतुर अंगुल दीर्घ होना चाहिए, लंबाई उसकी जो है वो 4 अंगुल होनी चाहिए। और तिलोत्सेद तनुनी, उसकी जो मोटाई है वो तिलोत्सेद के बराबर, तिल का जो उत्सेद है उसके बराबर, यानी कि तिल के समान मात्रा में उसकी मोटाई होनी चाहिए। और उसको क्या करना है, वहिग्नि वर्णान साधियत, यानी कि उसको तब तक गर्म करना है जब तक उसका अग्नि के समान वर्ण नहीं हो जाए, अग्नि के समान लाल वर्ण जब तक नहीं हो जाए तब तक उसको गर्म करते जाएं। और उसके बाद में फिर आचार्य ने क्रम दिया है, तो ये क्रम हमें याद रखना है। सबसे पहले त्रिफला रस में, उसके बाद गौमूत्र में, उसके बाद लावण्य के या जिसको कहें मालकांगनी, जिसको लावणी को बोलते हैं, उसके क्षार में, उसके बाद इंगुदी क्षार में, उसके बाद किंसुक क्षार में, यानी कि इसमें उसको बुझाना है। तो सबसे पहले त्रिफला रस, फिर गौमूत्र, फिर लावणी का क्षार, उसके बाद में इंगुदी क्षार, उसके बाद में किंसुक क्षार। उसके बाद क्या करना है, ज्ञात्वा, यहाँ आचार्य ने दिया है ज्ञात्वा अंजनान भी, यानी कि अंजन के समान जब उसका वर्ण हो जाए, आपको ये लगे कि उसका वर्ण जो है वो अंजन के समान हो गया है, तब आपको क्या करना है, सूक्ष्म चूर्णानि कार्येत, उसको सूक्ष्म चूर्ण उसका बना लेना है, महीन चूर्ण उसका बना लेना है। कब बनाना है, जब आप उसको पहले गर्म कर रहे हैं, उसके बाद उसको क्रमशः जो ऊपर क्रम बताया है उसमें आप उसको बुझा रहे हैं। और बुझाने के बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल अंजन वर्ण हो गया है, अंजन के समान हो गया है, तब आपको उसका सूक्ष्म चूर्ण करना है। और तानी चूर्णानी, उस चूर्ण को अब क्या करना है, मधुना रसेन आम्लकस्य च, उसके अंदर आपको मिक्स करना है। पहली चीज़ क्या, मधु, और दूसरी चीज़ क्या, आम्ल की रस। मधु और आम्ल की रस उसके अंदर आपको मिक्स कर देना है। युक्तानी लेहवत, और कितना मिक्स करना है उसमें आचार्य ने कहा है कि उसका जो मिलाते जाएं जब तक वो लेहवत नहीं हो जाए, यानी कि लेह के रूप में जब तक वो नहीं बन जाए, जब तक उसको मिक्स करना है। और फिर क्या करना है, कुंभे स्थितानी घृत भाविते, यानी कि उसको घृत भावित कुंभ के अंदर आपको स्थापित कर देना है। कितने दिन तक, संवत्सरम, 1 वर्ष तक। संवत्सरम निधे यानी यव पल्ले तथेव च, तो उसको क्या करना है, घृत भावित कुंभ में आपने उसको ले लिया और उसके बाद 1 साल तक उसको यव पल्लव में रखना है। 1 साल का इसमें आचार्य ने जो पीरियड दिया है वो दिया है 1 साल का, यानी कि 1 साल तक रखना है यव पल्लव में। उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दध्यात आलोडनम मासे सर्वत्र आलोडनम आलोडियन बुध है, यानी उसको हर महीने उसका आलोडन करना है। हर महीने आप उसको पूरा हिलाएं, और कितना हिलाएं, आलोडन कितना करें, सर्वत्र आलोडियन बुध है, यानी कि जब तक कि वो सारा अच्छी प्रकार से मिक्सअप नहीं हो जाए तब तक आप उसको हर महीने 1 बार उसको हिलाएं। और संवत्सरात्य, जब 1 साल कंप्लीट हो गया, तस्य प्रयोगो मधु सर्पीशाह, उसका प्रयोग करना है, किसके साथ करना है, मधु और सर्पी के साथ उसका प्रयोग करना है। किस समय करना है, आचार्य ने अगली लाइन में बताया है, प्रातः प्रातः बलापेक्षी सातम्य जीर्णे च भोजनम, यानी कि उसका जो सेवन करना है वो सबसे पहले कहाँ कब करना है, प्रातः प्रातः करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी मात्रा कितनी लेनी है, बलापेक्षी, बल की अपेक्षा के अनुसार, यानी कि बलानुसार उसकी मात्रा लेनी है। और जब वो सात्म्य हो जाए, जीर्ण हो जाए, उसके बाद में उसको जीर्ण होने के बाद आपको जो है वो भोजन करना है। एष एव च लोहानाम प्रयोग संपर्कर्तित है, यानी इस प्रकार से इस लोह आदि रसायन का आप प्रयोग
कर सकते हैं। इसके लाभ क्या होने वाले हैं? न अभिघातेन च आतंकैर जरिया न च मृत्युना, यानी कि उसका जब आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको अभिघात नहीं होगा, आपको कोई आतंक नहीं होगा, जरा का या मृत्यु का किसी प्रकार का भी। और ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स घृष्य शाद गज प्राण है, यानी वो इसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आप गज के प्राण के समान यानी हाथी के समान बलशाली हो जाएंगे और सदा च अति बलेंद्रिय रहेंगे। ये लाइन जो है, ये लाइन भी आप थोड़ा सा एक बार देख लें। धीमान यशस्वी वाक्सिद्ध श्रुतधारी महाधन है। ये किससे होंगे? ये किससे होंगे? ये लौह रसायन के सेवन करने से या उसका प्रयोग करने से ये जो फल हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और इसी प्रकार से अनेनेव विधानेन हेमश्च रजतश्च च, इसी प्रकार से आप जैसे आपने लौह रसायन बनाया है, इसी प्रकार से आप हेम अर्थात स्वर्ण का और रजत का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आयु को बढ़ाने वाले योग जितने हैं, आयु प्रकाशकृत सिद्ध प्रयोग है। सर्व रोगनुत, यानी कि सभी प्रकार के रोगों को खत्म करने वाले और आयु को बढ़ाने वाले ये योग आचार्य ने यहाँ बताए हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? लौह आदि रसायन हुआ। अगला जो हमारा रसायन है वो रसायन होगा इंद्र रसायन। तो इंद्र रसायन में आचार्य ने क्या बताया है? इंद्री मत्स्याख्य को ब्राह्मी वचा ब्रह्म सुवर्चला, ये औषधियाँ हमें लेनी हैं। इंद्री लेनी है, उसके बाद में मत्स्याख्य यानी मछेछी लेनी है, ब्राह्मी लेनी है, वचा लेनी है, ब्रह्म सुवर्चला लेनी है, पिपली लेनी है, लवन लेना है, हेम यानी स्वर्ण, और जब योग में ले रहे हैं तो स्वर्ण भस्म हो गई, शंख पुष्पी लेनी है, और विष लेना है, और घृत लेना है। ये सारे कंटेंट्स आपको लेने हैं। और इनको लेने के बाद में आपको क्या करना है? एशाम त्रिय यवकान भागान, यानी कि इनमें 3 यव भाग मात्रा में लेना है, 3 यव के बराबर मात्रा में लेना है। किसको लेना है? हेम सर्पी विशेर विना, यानी कि हेम स्वर्ण भस्म, उसके बाद सर्पी और विष, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी औषधियाँ हैं उनको आपको त्रियव की मात्रा में लेना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी मात्रा आपको ध्यान होनी चाहिए। और इन तीनों को किस मात्रा में लेना है ये आचार्य ने यहाँ बताया है। 2 यवो तत्र हेमस्तु, यानी कि जो स्वर्ण भस्म है उसको 2 यव की मात्रा में आपको ग्रहण करना है। और तिलम दध्यात विषस्य च, और विष की जो मात्रा है वो तिल के बराबर मात्रा में विष को लेना है। तो विष की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और अगला सर्पेश्च पलम दध्यात एकध्यम प्रयोजित, सर्पिश यानी कि सर्पी को किस मात्रा में लेना है? घी को 1 पल की मात्रा में। तो ये जब सारी औषधियाँ आपने ले ली तब इनको आपको क्या करना है? एक करना है, यानी कि सबको मिश्रित कर देना है, सबको मिला देना है। घृत प्रभूतम सक्षोद्रम जीर्णे च अन्न प्रशस्यते, यानी कि जब आप इनको ले रहे हैं तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ आपको प्रभुत मात्रा में घृत और क्षोद्र यानी कि शहद दोनों मिला करके आपको इसका सेवन करना है। और जब ये जीर्ण हो जाए तब आपको अन्न का सेवन करना है। अब आचार्य ने बताया है इससे फल क्या मिलने वाले हैं। जरा व्याधि पशमनम स्मृति मेधा करम परम, ये लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल कोटेशन ये याद होनी चाहिए। और आयुष्यम पौष्टिकम धन्य स्वर वर्ण प्रसादनम, तो ये इससे हमें लाभ होने, जरा है, व्याधि है, इनका पशमन करता है, स्मृति मेधाकर है, और आयुष्य है, पौष्टिक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परम ओजस्करम च इतत् सिद्धम इंद्र रसायनम, यह इंद्र रसायन जो है वो परम ओजस्कर माना गया है। इस रसायन को क्या माना गया है? परम ओजस्कर। नैनत प्रसते कत्या न लक्ष्मी न विषम न रुक, यानी कि इसका जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग करने के बाद आपको किसी प्रकार की जो है वो कृत्या नहीं आएगी। कृत्या का मतलब क्या हुआ? कृत्या का मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का आपको कोई भी ऐसा अभिचार कर्म नहीं आएगा, किसी प्रकार का आपको मारण का या किसी प्रकार का जो है वो इस प्रकार की चीज़ें से आप डरोगे नहीं। और अलक्ष्मी आपके पास नहीं होगी, यानी कि आपके पास लक्ष्मी होगी। विषम न रुक, ना तो विष किसी प्रकार का इसके ऊपर काम करेगा और ना इसके ऊपर किसी प्रकार के व्याधि काम करेगी। उसके बाद
स्वित्रम सैकुष्टम जठराणी गुल्मा प्लीहा पुराणो विषम ज्वरश्च। और यहाँ आचार्य ने कुछ व्याधियाँ बताई हैं, तो चिकित्सा के संदर्भ में भी इसका उल्लेख किया है। स्वित्र हो गया और कुष्ठ हो गया, जठराणी यानी कि उदर संबंधी रोग हो गए, गुल्म हो गया, प्लीहा हो गया, पुराणो विषम ज्वरश्च, पुराना जो जीर्ण विषम ज्वर जिसको हम कहते हैं वो हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मेधा स्मृति ज्ञान हराश्च रोगा, और साम्यंती अनेन अति बलाश्च वाता, वात अति बल वात जो होती है वो वात ज़्यादा प्रकोपित वात होती है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्योंकि व्याधियाँ यहाँ आचार्य ने जिक्र किया है व्याधियों के बारे में विशेष रूप से, तो ये भी आपको मुख्य रूप से याद होना चाहिए। अब एक बार हम दोनों योग के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं कि इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें समझनी है। तो आज हमने जो योग समझे उसमें सबसे पहला हमारा जो योग था वो था लौह आदि रसायन। लौह आदि रसायन, आपको क्या करना है, आपको हर रसायन के बाद में हर योग के बारे में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपको दोबारा से फिर वो चीजें रिवाइज करने में इजी रहे। तो शॉर्ट नोट्स में आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखें और इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकल करके इस पूरे योग में से आ सकती हैं। सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या लेना है, तीक्ष्ण अयस लेना है। तो सबसे जो पहली चीज आ गई वो आ गई, हमारा जो कंटेंट आ गया इसके अंदर वो आ गया तीक्ष्ण अयस, राइट, यानी कि अयस का मतलब हो गया लो। तो सबसे पहले तीक्ष्ण अयस आ गया, और तीक्ष्ण अयस के बारे में जो एक महत्वपूर्ण लाइन आचार्य ने दी है कि उसका प्रमाण क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज चतुर अंगुल दीर्घाणी, सबसे पहली चीज हमें क्या लिखनी है उसके अंदर, चतुर अंगुल। चतुर अंगुल दीर्घाणी यानी कि उसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 4 अंगुल के करीब उसकी लंबाई, 4 अंगुल की लंबाई होनी चाहिए। और तिलोत्सेद तनुनी, अगली जो चीज उसकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, तिलोत्सेद, तिलोत्सेद तनुनी, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो मोटाई एक तिल के बराबर होनी चाहिए। तो ये लंबाई हो गई, लंबाई इसकी 4 अंगुल आपने लिखनी है, इसकी जो मोटाई है वो आपने 1 अंगुल लेनी है। तो इस प्रकार का एक आपको तीक्ष्ण अयस लेना है, लोह लेना है। दूसरी चीज जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण थी वो ये आचार्य ने बताई थी कि इसको क्या करेंगे आप, इसको अग्नि के अंदर तप्त करेंगे, अग्नि में इसको तप्त करना है। और कब तक तप्त करना है, जब तक ये बिल्कुल लाल ना हो जाए। और जब ये लाल हो गया तो फिर आचार्य ने एक क्रम दिया है जिस क्रम में इसको बुझाना है। वो क्रम आपको सबसे पहले बहुत जरूरी है, याद भी होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, त्रिफला रस या त्रिफला क्वाथ आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले त्रिफला रस में आपको उसको बुझाना है। त्रिफला रस के बाद फिर आपको मूत्र आचार्य ने बताया, तो मूत्र किसका लेना है, आपको गोमूत्र लेना है, राइट। उसके बाद गोमूत्र लेना है और गोमूत्र में उसको बुझाना है। गोमूत्र के बाद आचार्य ने क्रम से 3 क्षार बताए हैं। तो सबसे पहले लावणी क्षार, सबसे पहले क्या हो गया, लावणी क्षार हो। लावणी क्षार के बाद में ये देखिए क्रम है, तो आप इस तरीके का मार्क इसके बीच में लगा लें, लावणी क्षार। लावणी क्षार के बारे में बाद में फिर आपको लेना है इंगुदी क्षार, और उसके बाद में आपको लेना है किंसुक क्षार। ये 3 क्या हैं, ये 3 क्या हो गए, आप इनको इस तरीके से मार्क कर लें ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद रहें। ये 3 आपको हो गए क्षार, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको त्रिफला रस लेना है, त्रिफला रस के बाद में आपको गोमूत्र लेना है, उसके बाद में लावणी क्षार हो गया, इंगुदी क्षार हो गया, किंसुक क्षार हो गया। तो इनके अंदर क्रम से आपको इनको बुझाना है, और क्रम से बुझाना है जब तक कि कौन सा वर्ण नहीं हो जाए, अंजन वर्ण नहीं हो जाए, यानी कि बिल्कुल काला नहीं हो जाए। तो इस चीज को आपको नोट करके रखना है। अंजन वर्ण, कौन सा वर्ण होना चाहिए इसका, अंजन वर्ण होना चाहिए। और जब अंजन नाभ, आचार्य ने इसके लिए जो वर्ण जो पर्टिकुलर टर्म दी है वो दी है अंजन नाभ। उसके बाद में इसको मिक्स करना है, किसके साथ में मिक्स करना है,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजन वर्ण होने के बाद में फिर इसको मिक्स करना है आपको। सबसे पहली चीज आपको क्या लेनी है, मधु यानी कि शहद, और शहद के बाद आपको एक तो हो गया मधु, और उसके बाद एक हो गया इसमें आम्ल की रस यानी आंवला रस, करेक्ट। तो और इनके साथ मिक्स कब तक करना है, जब तक कि पूरा लेह रूप में नहीं हो जाए, ये भी आपको याद रखना है। लेह लेह बनना चाहिए, लेह रूप में ये मिक्स होना चाहिए। अब हमने इसको लेह बना दिया। लेह बनाने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें इसको संवत्सर पर्यंत यानी 1 साल तक इसको कहां रखना है, यव पल्लव में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा यव पल्लव, यव पल्लव में रखना है। और कितने टाइम रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रखना है आपको 1 संवत्सर तक, 1 वर्ष तक, संवत्सर पर्यंत। और इसके बीच में आचार्य ने एक विशिष्ट निर्देश दिया है, वो जो लाइन है वो आपको याद होनी चाहिए। वो लाइन क्या थी, दध्यात आलोडनम मासे, ये यहां पे आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। दध्यात आलोडनम मासे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं तो आपको क्लियर दिख जाए, या इसको यहीं पे ले लेते हैं हम। दध्यातालोडनम मासे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रति मास इसको एक बार आलोडन करना है, एक बार इसको मिलाना है। और कब तक मिलाना है, सर्वान्नालोड्यन बुधे, कब तक मिलाना है, सर्वान्नालोड्यन बुधे, यानी कि जब तक ये सारे के सारे पूरी तरह से आपस के अंदर मिक्स नहीं हो जाएं, तब तक इसको मिक्स करते रहना है, मिलाना है। उसके बाद में इसका सेवन काल क्या बताया है आचार्य ने, इसका सेवन काल बताया है बिल्कुल प्रातः प्रातः, यानी सेवन काल इसका कब है, प्रातः काल। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, सेवन काल प्रातः काल, ये आचार्य ने निर्देश किया है, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण इसके अंदर आती है वो ये आती है कि इसको सेवन किसके साथ करना है, मधु और सर्पी के साथ। तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ये सेवन करना है इसका मधु प्लस सर्पी, मधु प्लस सर्पी के साथ आपको इसका सेवन करना है। और सघृष्य स्याद गज प्राणा, यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आप सेवन करते हैं तो आचार्य ने इससे जो फलश्रुति बताई है, इससे जो लाभ बताया है, वो बताया है कि इसका सेवन करने से आप हाथी के समान बलशाली हो जाएंगे। तो ये जो गज प्राणा शब्द है ये भी आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। और धीमान यशस्वी वाक सिद्धो श्रुतधारी महाधने, ये जो है इसके सेवन करने से आचार्य ने लाभ बताए हैं। दूसरी चीज आचार्य ने बताया कि जिस तरीके से आपने इसको बनाया है, इसी तरीके से स्वर्ण यानी हेम और रजत को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें जो लोह आदि रसायन में हमें मिली, हमें तीक्ष्ण अयस लेना है, 4 अंगुल उसकी लंबाई होनी चाहिए, 1 तिल के बराबर उसकी ये यहाँ अंगुल नहीं आएगा, ये 4 अंगुल यहाँ पे है, ये 4 अंगुल इसकी लंबाई होनी चाहिए, और तिल के बराबर जो है वो उसकी मोटाई होनी चाहिए। उसके बाद में उसको जब बिल्कुल गर्म हो जाए, लाल हो जाए, तब उसको क्रम से त्रिफला रस, गौमूत्र, लावणी, इंगूर और किंसु के क्षार में जो है उसको आपको बुझाना है। कब तक बुझाना है, जब तक वो अंजन वर्ण का नहीं हो जाए। अंजन वर्ण का जब वो हो जाता है तब उसके अंदर उसका महीन चूर्ण बना लेना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, अंजन वर्ण का होने के बाद में आपको उसको महीन चूर्ण बना लेना है। और जब ये चूर्ण बन जाए तो इस चूर्ण के अंदर आपको मधु और आंवला रस दोनों मिक्स करके उसको लेह का रूप बनाना है, लेह के रूप में वो बननी चाहिए।
फिर 1 साल तक आपको उसको यव पल्लव में छोड़ना है। प्रातः काल आपको उसका सेवन करना है, मधु और सर्पी के साथ आपको उसका सेवन करना है। जब आप 1 साल उसको रखें तब हर महीने उसको आलोडन करना है, ठीक है। और उसका सेवन करने से आदमी हाथी के समान बलशाली हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो ये हमारा सारा का सारा, ये अगर आप इसको नोट्स के रूप में बना लेंगे तो ये बहुत छोटे रूप में आपको बन जाएगा, और जो मेन कंटेंट है वो कंटेंट आपको इसके रिवीजन के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। अब हम अगले योग की तरफ चलते हैं, जो आचार्य ने अगला योग बताया है। तो अगला योग आचार्य ने क्या बताया था जिसका हमने आज जिक्र किया था, वो था इंद्र रसायन। तो इंद्र रसायन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इंद्र रसायन। सबसे पहली चीज, इंद्र रसायन के अंदर मूल कंटेंट क्या क्या है। जो मूल कंटेंट है इंद्र रसायन के अंदर वो हमें याद होनी चाहिए। तो नाम क्योंकि इंद्र रसायन है, इसलिए सबसे पहला जो कंटेंट है वो है इंद्री। और इंद्री का मतलब सिर्फ सिंपल हो गया इंद्रायण से। और इंद्रायण में जो हम लेते हैं वो लेते हैं इंद्रायण मूल। एक कंटेंट इसका हो गया इंद्रायण मूल। दूसरा इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट यहां पे हम लिखते हैं, तो वो कंटेंट हो गया मत्स्याख्यक। मत्स्याख्यक। और तीसरा जो इसका कंटेंट, जो इसका मेन जो कंटेंट हुआ वो हुआ ब्राह्मी। उसके बाद में हमने लिया वचा। उसके बाद हमने लिया ब्रह्म सुवर्चल। उसके बाद हमने लिया पीपर। उसके बाद में आचार्य ने लवण कहा। लवण का मतलब सिंपली आप लवण से ये समझ सकते हैं कि सेंधा नमक। और अगला हो गया शंख पुष्पी। शंख पुष्पी। तो ये जो मेन कंटेंट जो आचार्य ने बताए हैं वो ये बताए हैं कि इसके अंदर ये कंटेंट होने चाहिए। और भी 3 कंटेंट हैं, हम उनका बाद में जिक्र करेंगे। अभी क्योंकि हमें नोट्स बनाने हैं इसलिए हम इनके हिसाब से देखेंगे। तो इनकी मात्रा कितनी बताई आचार्य ने? इनकी मात्रा आचार्य ने बताई है 3 यव की मात्रा में इनको लेना है। इसकी मात्रा कितनी हो गई? 3 यव की मात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनका कंटेंट की मात्रा आपको याद होनी चाहिए। ये हर एक कंटेंट 3 यव की मात्रा में प्रत्येक कंटेंट को हमें लेना है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण चीज आचार्य ने बताई है, इसके साथ आपको प्लस करना है। प्लस क्या करना है? सबसे पहले स्वर्ण भस्म। सबसे पहली चीज क्या हो गई? स्वर्ण भस्म। और स्वर्ण भस्म की मात्रा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 यव आपने क्या लिया है? 3 यव आपने बाकी कंटेंट लिए हैं। तो स्वर्ण भस्म को आप कितनी मात्रा में लेंगे? स्वर्ण भस्म को 2 यव की मात्रा में लेंगे। तो स्वर्ण भस्म की जो मात्रा है वो कितनी हो गई? 2 यव की मात्रा हो गई। और इस 2 यव को हम यहां लिख देते हैं। स्वर्ण भस्म हमने लिया 2 यव की मात्रा में। और जो महत्वपूर्ण चीज एक और है वो है शुद्ध विष की। शुद्ध विष। तो शुद्ध विष जो है वो आचार्य ने इस योग में बताया है। शुद्ध विष। शुद्ध विष कितना लेना है? मात्रा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी मात्रा आपको ध्यान होनी चाहिए। इसको लेना है तिल के बराबर मात्रा में। तो 1 तिल इसको हम लिख देते हैं। 1 तिल। 1 तिल की मात्रा में इसको हमें लेना है। और जो तीसरा कंटेंट आचार्य ने इसके अंदर, जो नेक्स्ट कंटेंट, जो अंतिम कंटेंट आचार्य ने बताया है, वो बताया है इसके अंदर घृत का। तो वो क्या हो गया? घृत। और घृत का मतलब सिंपली हम गोघृत से लेते हैं। तो घृत की मात्रा कितनी हो गई वो बताई है आचार्य ने, 1 पल। 1 पल। तो ये सारे के सारे जो कंटेंट हैं वो इसके साथ, इन कंटेंट के साथ मिक्स करना है। अब यहां पे जो चीजें हमें ध्यान रखनी है वो चीजें क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले इनकी मात्रा कितनी है? 3 यव मात्रा में हमने लिया है। दूसरी, इनकी प्रत्येक की मात्रा आपको याद होनी चाहिए कि इंद्र रसायन के अंदर शुद्ध विष कितनी मात्रा में आता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर विष का प्रयोग होता है। तो विष का प्रयोग के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि किस योग के अंदर शुद्ध विष का प्रयोग किया जाता है। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। इनको सबको मिक्स करके सेवन करना है।
तो शुद्ध इसके लिए भी पूछा जा सकता है और स्वर्ण भस्म के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। और इनको सबको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद में सबको मिश्रित कर और फिर इसको सेवन करना है, मिश्रित कर सेवन करना है। तो ये नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, पूरा का पूरा आपको कंटेंट सारे नहीं देखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो आचार्य ने बताया है कि आपको भात का सेवन करना है, भात का प्रभुत मात्रा में आपको उसके अंदर घृत और शहद मिला करके, घृत प्लस शहद मिला करके और आपको भात का प्रयोग करना है, अन्न का प्रयोग करना है। जो आप अन्न खा रहे हैं उसके बाद वो प्रभुत मात्रा में इनसे मिला हुआ होना चाहिए। जो आचार्य ने इसके संदर्भ में जो और जो बातें कही है, वो एक जो कोटेशन आई थी, जरा व्याधि पश्मनम स्मृति मेधा करम परम। तो ये जो लाइन है वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। लेकिन इसके साथ आचार्य ने इस रसायन के अंदर कुछ विशिष्ट व्याधियों का भी वर्णन किया है, जो व्याधियां आचार्य ने कहा है कि इसका प्रयोग करने से उनका शमन होना है। तो वो व्याधियों की लिस्ट भी आपके पास इसी के अंदर आपको बना लेनी है एक, और वो आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें आचार्य ने सबसे पहले स्वित्र का वर्णन किया था। स्वित्र के साथ आचार्य ने कुष्ठ भी लिखा था, जो सामान्य कुष्ठ है। उसके बाद आचार्य ने उदर रोग भी लिखे थे, और उदर रोग के लिए जठर शब्द का आचार्य ने यूज किया था। तो आप अगर सिंपली इसको लिखना चाहें तो जठर रोग भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद गुल्म लिखा था, आचार्य ने बताया गुल्म और प्लीहा। ज्वर भी बताया था, जीर्ण ज्वर, जीर्ण विषम ज्वर, आचार्य ने जो कोटेशन दी है उसके हिसाब से जीर्ण विषम ज्वर। और वात के संदर्भ में आचार्य ने एक विशिष्ट उल्लेख उसके अंदर किया था कि जो अत्यधिक बढ़ी हुई वात है, अत्यधिक जो वृद्ध वात है, उस वात के अंदर भी अत्यधिक वृद्ध वात, अत्यधिक वृद्ध वात, तो उस वात के अंदर भी बढ़ी हुई वात के अंदर भी आप जो है ऐसे रोग के अंदर भी इंद्र रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंद्र रसायन के बारे में ये विशिष्ट चीजें हैं जो आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए, जो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो मेन कंटेंट इसके अंदर आते हैं, तो ये कम से कम आपको एटलीस्ट इस योग में से याद रख लेने हैं। अगले योग के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।